हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होती हैं, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, इक्वेशंस के कैसे रिप्रेजेंटेशन होते हैं डायग्राम्स के फॉर्म में। वो हमने सारा बेसिक चीज़ें सब देख लिया है। हमने बेसिस वेक्टर भी समझ लिया था, हमने वेक्टर स्पेस भी समझ लिया था, हमने स्पान भी समझ लिया था। ये सारे बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट थे, हम सबको जान गए थे। अब इन सारे कंसेप्ट के बाद हमें देखना है यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हम फेमिलियर हैं इससे 12th में, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे किसी दूसरी टूल के जरिए। और वो टूल क्या होगा वो हम प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं, वो होगी रैंक। क्योंकि रैंक का कनेक्शन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से है, ये मैंने दिखाया था आपको, राइट। एक बार हम इस चीज को रिकॉल करेंगे रैंक को, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर देखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे स्टडी करना है, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यहां पर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि क्या पता 1 मार्क का भी मिल जाए, और यहां पर हो सकता है 2 मार्क का भी मिल जाए। लेकिन इसके बावजूद जब आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स पढ़ोगे तो वहां पर भी इक्वेशंस मिलेंगी। इसके अलावा आप वाइब्रेशन पढ़ोगे, वहां पर भी इक्वेशंस मिलेंगी, और पूरे इंजीनियरिंग में बहुत जगह इक्वेशंस होंगी। तो उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, उनकी वैल्यू क्या आएगी, कैसे सोल्यूशन होंगे, इस लेक्चर में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं, राइट। तो यहां पर देखते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे रैंक से कनेक्टेड है। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में रैंक की डेफिनेशन और रैंक की सारी चीजें बताई थी। यहां पर देखते हैं, देखो हम मान लेते हैं a11x प्लस a12y, इस तरह से हमने बताया था आपको। a13z बराबर ले लिया मैंने पहले 0, राइट। a21x, a22y और a22z ले लिया मैंने 0, और एक बन गया a31x, a32y प्लस a33z ले लिया मैंने 0। अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो ये बेसिकली प्लेन्स की इक्वेशन है। क्लियर है इतना बात? प्लेन्स की इक्वेशन है, ये 3D प्लेन्स है। इसका मतलब ये हुआ, ये टाइप है क्या? अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा इन इक्वेशंस को? देखो, A इज अ मैट्रिक्स, दिस इज द ऑपरेटर, राइट। बराबर किसके होगा? देखो, तो इनके कॉफिशिएंट को हम लिख लेते हैं। यहां देखो ध्यान से, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स, राइट। ये बन गई हमारे, क्योंकि तीन ही अननोन है यहां पर, x, y और z। क्लियर? और x क्या हो गया? एक कॉलम मैट्रिक्स, ये भी सब हमने बताया था आपको, बराबर किसके? 0 0 0। तो ये इक्वेशन का टाइप क्या बना? ax बराबर 0, यही बना टाइप। इसका मतलब ये हुआ एक इक्वेशन ऐसी होगी जिसके राइट हैंड साइड में क्या रखा होगा? 0 रखा होगा। तो यहां देखो, ये देखो, ये a है तो a को नोटिफाइड करो, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32। गहराई से देखो, यहां पर पता सबको सब कुछ है बहुत सारा। x क्या है? x, y, z बराबर किसके है? 0 0 0 के। यही तो है। ऐसे इक्वेशन ax बराबर 0 है, उनको बोलते हैं हम होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन। ये क्या लिखा हुआ है? बेसिकली डॉट प्रोडक्ट जो है, दो, एक मैट्रिक्स और एक कॉलम वेक्टर के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। क्लियर है इतना बात? तो कैसे डॉट प्रोडक्ट बराबर है? देखो हम बता चुके हैं, एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को। हमने लिखा ax प्लस by प्लस cz बराबर 0। इसका मतलब क्या बताया था मैंने? ABC इज अ रो मैट्रिक्स। इसीलिए बहुत फंडामेंटली समझो चीजों को, जो नहीं समझी है कॉलेज में भी और कोचिंगों में भी, जहां भी पढ़ते हो। ये आ गया
बराबर कितना आ गया 0 0 0। यही है मतलब, इसका मतलब ये हुआ ये एक मैट्रिक्स इंटू एक्स बराबर 0, दैट्स अ मीन्स डॉट प्रोडक्ट बराबर 0। एक तो ऐसी इक्वेशन बन रही है और डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये हो गया ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, तभी तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। क्लियर है बात? ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी यहां पर, क्लियर है इतना बात? फिर हमने यहां पर आपको एक चीज और बताई थी कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स में अगर हमने देखा था तो हमने क्या बताया था, या 2x2 मैट्रिक्स हो, या n×n मैट्रिक्स हो, या m×n मैट्रिक्स हो, ये सारी हमने चीजें बताई थी आपको। रैंक क्या बताया था, नंबर ऑफ लीनियरली, यहां पर हम ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, यही बताया था मैंने, या इसी को हमने क्या बताया था, और क्लियर, ये तो हम समझ गए कि डॉट प्रोडक्ट एक ये वाली इक्वेशन बनेगी, ऐसी इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन, और इलेक्ट्रिकल की भाषा में हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, या इसी में बोलते हैं हम नो फोर्स अप्लाई। ये उस तरह की इक्वेशन है क्योंकि 0 है हमारा राइट हैंड साइड में, राइट। तो हमने रैंक क्या बताया था आपको, रैंक बताया था, एक बार रिकॉलिंग कर देते हैं, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो ये तो मेथड था निकालने का, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, लेकिन बेसिकली रैंक क्या थी, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो हमने कैसे निकाले थे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, वो हमने सारा एनालाइज करके आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि रैंक किस बात पर डिपेंड करती है, ये भी सारा हमने बता दिया था। तो इक्वेशन का पहला टाइप आपके सामने आया क्या, Ax बराबर 0, मतलब क्या हुआ कि एक मैट्रिक्स का कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बराबर नल मैट्रिक्स मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि दो जो वेक्टर हैं वो क्या है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इनको हमने प्लॉट करना बताया था कि ये कैसे आ रही है, ए बी सी इंटू एक्स वाई जेड देन मल्टीप्लाई बाई 0 0 0, राइट। एक तो ये आ गया। दूसरा क्या था आप देखो, एक तो इक्वेशन ये हो गई ए एक्स बराबर 0। दूसरी इक्वेशन पर हम चर्चा करते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या पढ़ना है, देखो एक तो ये आ गई ए एक्स बराबर 0। अब एक इक्वेशन ये भी हो सकती है, देखो a11x a12y, ये कॉफिशिएंट लिख रहा हूं मैं, a13z बराबर b1। इसका मतलब ये हुआ कि अब राइट हैंड साइड पर कोई ना कोई टर्म आ गया, दैट्स अ नॉन होमोजेनिटी। ये टर्म इस पे इफेक्ट करेगा पूरे a11 पर, a12 पर और a13 पर, अगर मैं राइट हैंड साइड में कोई भी फोर्स अप्लाई कर दूं, ऐसे समझ लो, राइट। तो अब दूसरा लिख लेते हैं इक्वेशन, a21x a22y प्लस a23z बराबर b2। तीसरा लिख लेते हैं a31x a32y प्लस a33z बराबर b3। अब इक्वेशन का टाइप बदल गया, कैसे, इनका एक ऑपरेटर निकालोगे तो 3x3 में मिलेगा, क्या मिलेगा देखो, इनकी कॉफिशिएंट की वैल्यू लिख लो, a11 a12 a13 21 22 23 31 32 33 एंड दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स। क्लियर। x क्या होगा, एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, वो क्या है x y z, यही तीनों क्या है, अननोन है। क्लियर है। और ये दिमाग में हमने क्या बताया था तुम्हें प्रीवियस क्लास में, इनको मान के चलो ये 3D प्लेन है, ये 3D प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन है, ये आ गया। बराबर एक कॉलम मैट्रिक्स मिल रहा है बी, किसके बराबर, b1 b2 b3 के बराबर। तो इस इक्वेशन का टाइप क्या हुआ, ax बराबर b। ए क्या है, एक मैट्रिक्स, बी क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स,
और यहां पर ये क्या है, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है इतना बात? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो टाइप के इक्वेशन आ गए, एक ax बराबर 0 आ गया और एक ax बराबर b आ गया। यही दो इक्वेशन आए। इस वाली इक्वेशन को हम बोलते हैं बच्चा होमोजीनियस इक्वेशन, और इसको बोलते हैं हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस एंड देन पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस। क्लियर है इतना बात? तो ये चीज आपको हम बहुत सिंपली समझ जाओगे, पहले हम थोड़ा टफ वाला देखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, राइट? तो चलो यहां पर समझते हैं। तो हम आपके लिए अब कनेक्ट करते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे समझना है। तो यहां देखो, तो हम लिखते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्लियर है इतना बात? यहां देखिए, और कौन सा इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, ax बराबर b। दिस इज कॉल्ड अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। यही पढ़ना है हमें। क्लियर है? तो ax बराबर b यहां पर एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। हम इसके x y z में इंटरेस्टेड है, ये कब यूनिक सोल्यूशन देगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा और कब नो सोल्यूशन का केस देगा। इसमें नो सोल्यूशन का केस भी आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, हम बताएंगे। अभी देखो, अगर हमारे पास यहां देखो ax बराबर b है, ax बराबर क्या है, b, तो a क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगी। इस मैट्रिक्स को लिख लो, बहुत सिंपल है, समझ जाओगे रैंक की मदद से। यहां अब हम रैंक की मदद से समझेंगे। देखो विद एग्जांपल, ये आ गया, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। यहां पर x क्या है, x एक कॉलम है, और b क्या है, यहां पर b1 b2 b3। क्लियर है इतना बात? हमने रैंक तुम्हें क्या बताया था, यहां पर देखो, रैंक से क्या पता चलता है, हमें सोल्यूशन भी पता चलते हैं। कैसे, देखो यहां पर हम थोड़ा सा विजुलाइज करवाएंगे। मान लो मेरे पास, यहां देखो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फिजिकली हमने क्या बताया था, क्या दे रही थी, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट प्लेन। क्या दे रही थी वो, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्लेन्स। कि भाई लीनियरली नंबर ऑफ कितने प्लेन हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, ये हमें रैंक से पता चल जाता था। और कैसे पता चलता था, हम देखते थे कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें पता चलता था कि जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है, क्लियर, हमने यही तो बताया था, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतनी क्या हो जाती थी, रैंक हो जाती थी। यही था। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, इफ मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, या मैट्रिक्स का ऑर्डर ना लेके हम कह दें कि उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आया है, तो रैंक कितनी हो जाती थी मैट्रिक्स की, 3 हो जाती थी। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी सिस्टम की रैंक 3 आ रही है और 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब यह हुआ कि 3 प्लेन अलग अलग हैं। कैसे, देखो, मान लो मैंने लिया ax by प्लस cz बराबर b1 बराबर b2 बराबर b3। यहां आ गया dx प्लस ey प्लस fz gx प्लस hy प्लस lz। मान लो मैं इसका मैट्रिक्स लिखना चाहूं, a क्या होगा भाई, देखो लिख लो, a b c d e f g h l, यही है।
इस मैट्रिक्स का अगर आपके पास रैंक कितना आ जाए 3x3 का, 3x3 की रैंक कितनी आई, रैंक आई 3। क्लियर? अगर रैंक 3 आई तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही हमने सिखाया था आपको, राइट? आगे बढ़ेंगे। अब देखो इसके बाद हमने क्या बताया था कि अगर मान लो, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला जो नंबर ऑफ प्लेन्स हैं इंडिपेंडेंट, वो कितने हैं, वो 3 है। यही तो पता चल गया हमें। अगर डिटर्मिनेंट 0 होता, अगर डिटर्मिनेंट 0 होता तो रैंक या तो 2 होती या 1 होती। तो अगर रैंक 2 आ रही है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्लेन कितने हैं, ज्यादा यहां एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम पहले से ही बता चुके हैं आपको। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्लेन्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहां कितना रह जाएगा, हमने ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं। क्लियर है इतना बात? तो यहां पर सिस्टम हमारा जुड़ा है किससे, नॉन होमोजीनियस से। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स में ये चीज तो पता चल रही है, इसके बारे में क्या, तो यहां देखो, तो हम कोई भी मैट्रिक्स सब ले लेते हैं। देखो यहां पर, यहां देखना, AX बराबर B ये दिया गया है। क्लियर है? इसमें क्या केस बनेंगे, देखो यहां पर 1 राइट, 2 राइट और 3, क्या केस होंगे, देखो यहां पर एक तो केस बनेगा यूनिक सॉल्यूशन का, पहले देख लो। दूसरा केस बनेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, और तीसरा केस बनेगा नो सॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि बी इस पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अगर यहां पर AX बराबर 0 होता, यहां देखो, अगर AX बराबर 0 होता तो यहां पर कितने केस बनते, सिर्फ 2 केस बनते। कौन कौन सा, एक केस बनता यूनिक सॉल्यूशन का और एक केस बनता इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। अभी बताते हैं कैसे ज्योमेट्रिकली। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का यही केस बनते। तो यूनिक सॉल्यूशन का केस कब बनेगा, जब तीनों प्लेन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। जस्ट लाइक यहां देखो, मान लो 3 प्लेन है मेरे पास, एक ये हो गया मान लो। क्लियर है? ये 3 प्लेन कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को हम क्या कह देते, यूनिक सॉल्यूशन। अब ये कब होगा, ये क्या कंडीशन होगी, ये अभी हम बाद में। अब देखो 2 प्लेन जब इंटरसेक्ट करेंगे तब ये लाइन बनेगी। ये लाइन क्या देगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है इतना बात? जब 3 प्लेन अलग अलग होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तभी क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर प्लेन कम हो गए होंगे तो वहां पर क्या मिलने लगेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और 3 प्लेन क्या देंगे, 3 प्लेन जब अलग अलग हैं और एक कहीं ऐसा मान लो यहां पर है, राइट, तो इनमें क्या आएगा, नो सॉल्यूशन का केस आएगा। इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, नो इंटरसेक्ट। क्लियर है इतना बात? यहां पर क्या होगा, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब 3 प्लेन कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, किसी लाइन पर या किसी पॉइंट पर, ये यूनिक हो गया। इनफाइनाइट कब होगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। इतना बात समझ में आई? क्लियर है इतना बात कि कब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, और कब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट होगा और कब नो सॉल्यूशन होगा। ये 3 केस हमने देख लिए। क्लियर है इतना बात?
अब थोड़ा सा विजुलाइज करवाता हूं मैं, यहां देखो, अगर मान लो मेरे पास 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट प्लेन है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा होगा। क्लियर है? तो देखते हैं क्या प्रोसेस लगाएं। तो कंडीशन देखते हैं या रूल्स फॉर फाइंडिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये तो पढ़ लिया हमने, अब तक रूल क्या होगा ये देखते हैं। तो रूल क्या है? पहला रूल देखो, द फर्स्ट रूल इज, यहां क्या करें, सबसे पहले तो मैट्रिक्स लिख लें, क्या है, AX बराबर B। क्लियर है? ए मैट्रिक्स क्या है? दिस इज A11, A12, A13। क्लियर है? कोई मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब देखो प्रोसीजर निकाल रहे हैं, समझ तो गए कि कुछ ऐसा ऐसा होगा। और ये आइडिया कहां से लगा? ये आइडिया लगा हमको लाइन से, बचपन में पढ़ते आते हैं हम। एक्स क्या है, बी क्या है, ये लाइन से हमें लग गया कि अगर दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों अलग अलग हैं, तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और एक ही लाइन बची इंडिपेंडेंट, तो क्या मिलेगा हमको? तो हमको मिल जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यही तो कंडीशन बनती है। देखो हमें लाइन से हमने ये आइडिया ले लिया, क्या, देखो यहां लाइन से हमने क्या आइडिया ले लिया, यहां देखना, अगर दो अलग अलग इंडिपेंडेंट लाइंस हैं, एक लाइन ये है, इसकी स्लोप अलग है और इसकी स्लोप अलग है, तो ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और ये जो पॉइंट आ रहा है इसको क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। तो ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा? इज नॉट इक्वल टू 0। यही चीज प्लेन के केस में भी होगी। अब इसको हम रैंक से कनेक्ट कर देंगे, तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी होगी? इसकी रैंक होगी 2 के बराबर। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स क्या होगा? A B C D। लाइन क्या है? AX प्लस BY बराबर 0, CX प्लस DY बराबर 0। यही है। अगर मान लो लाइन एक ही निकली, डिपेंडेंसी आ गई, एक लाइन ये है और इसी लाइन के ऊपर ओवरलैप करके यहां पर भी सेम स्लोप की एक और लाइन आ रही है, यहीं से निकल रही है, स्लोप सेम है। जब स्लोप सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया होगा? 0 के बराबर हो गया होगा। तो इस लाइन पर कितने सॉल्यूशन मिलने लगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने लगे। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देने लगा। क्लियर है? और मान लो दो पैरेलल लाइंस की कंडीशन बन गई, तो हमें नो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी यही चीज हमने प्लेन में देख ली है, तो यहां से हमें आइडिया लग गया। यहां से क्या लग गया? आइडिया लग गया, ये पैरेलल प्लेन की कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यहां पर क्या होगा? यहां पर भी वही कंडीशन होगी, नो सॉल्यूशन वाली। तो ये यहां से हमें एक आइडिया लग गया कि बेसिकली प्लेन्स के साथ भी क्या हो रहा होगा। ये देखो कि यूनिक कब देगा, इनफाइनाइट कब देगा और नो सॉल्यूशन कब देगा। ये आइडिया लग गया। अब इसको आइडिया तो लग गया है, अब इसके लिए एग्जीक्यूशन करें कि भैया रूल क्या होगा। हमने ये जान लिया है कि ऐसा ऐसा कहीं हो रहा है कुछ, कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो रैंक 2 हो रही है 2 क्रॉस 2 में, अगर 3 क्रॉस 3 है तो 3 हो रही है, और 4 क्रॉस 4 है तो 4 हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि डिटर्मिनेंट का नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है, तभी उसको यूनिक सॉल्यूशन देना पड़ेगा। क्लियर है इतना बात? और ये पैरेलल, और जैसे ही हमारा प्लेन्स कम होते हैं, इसका मतलब इस केस में डिपेंडेंसी आ गई। इस केस में क्या आ गई? डिपेंडेंसी आ गई। और जैसी डिपेंडेंसी आ गई, इसका मतलब यह हुआ कि प्लेन्स कम होने लगे, प्लेन्स कम होने लगे, तो इंडिपेंडेंट प्लेन कम बचे, ऐसे समझो। जब कम बचे तभी तो वहां पर क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। ऐसे हो गया।
क्लियर है इतना बात? तो अब देखो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है नो सॉल्यूशन के लिए, राइट? तो हम यहां पर एक नया टर्म लिखते हैं, हम बनाते हैं एक नई मैट्रिक्स जिसका नाम है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बना लेते हैं हम? एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। AX बराबर अगर 0 होता तब तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनानी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि यही कॉलम तो हमें परेशान कर रहा है, यही तो हमारा क्या है, बी। दिस इज अ फोर्स टर्म, ये परेशान कर रहा है। तो हम क्या करें, इसको रो में तो रख नहीं सकते हैं, तो नया इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको कॉलम में इनबिल्ड कर देते हैं। तो कॉलम में जैसे ही इनबिल्ड करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स बन गया। क्या नया मैट्रिक्स बना? सी। और सी मैट्रिक्स क्या है? ए सच दैट बी। क्लियर है इतना बात? ये मैट्रिक्स हमने बना लिया। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स अब क्या बनी? सी बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और यहां पर क्या बन गया? यहां पर हमने बना ली B11, B12, सॉरी B1, B2, B3, राइट? ये बना लिया। अब इस मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स आ गई हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर मान लो सॉल्यूशन निकालना चाहें तो सॉल्यूशन हमें बी पे भी तो इफेक्ट करेगा। मतलब बी तो आ रहा है तो बी को भी तो लिखना पड़ेगा हमें। तो यहां देखो दो मैट्रिक्स बन गई इसके अंदर। कौन कौन सी? देखो अब ध्यान से। एक मैट्रिक्स बनी मेरी यहां पर ये, जिसका नाम है ए, और एक मैट्रिक्स बनी हमारी सी। क्लियर? रैंक दोनों की निकलेंगी। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि रैंक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की निकलती हो, ये हमने बताया है प्रीवियस लेक्चर में। तो रैंक तो दोनों की आएगी, ए की भी आएगी, सी की भी आएगी। बट रैंक डिपेंड हम यहां पर रो पे ही देख लेते हैं, राइट? तो यहां क्या है, हमने क्या बताया था प्रॉपर्टी में कि रैंक डिपेंड ऑन द, अगर रो और कॉलम को अगर देखें तो मैक्सिमम हमेशा रो पे ही डिपेंड करेगी। तो अब यहां पर क्या करें, यहां देखो R1, R2, R3 ये है। क्लियर? अब देखो यहां पर इस चीज को समझते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन कब देगा ये मैट्रिक्स। तो यहां देखो पहला रूल लिखते हैं। यहां देखो फर्स्ट रूल, यहां समझना रूल नंबर 1। पहले रूल नंबर 1 लिखने से पहले रूल नंबर 1 हम यहां लिखेंगे। यहां देखो रूल नंबर 1 कि अगर मान लो कोई AX बराबर B टाइप की इक्वेशन हो, उसके लिए हमें पता चल जाए कि यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा। यही तो हम पता लगाना चाह रहे हैं, कब यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये हमें पता चल जाए तो बात बन जाएगी। तो यूनिक सॉल्यूशन कब देगा यहां देखते हैं। यहां देखो तो हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां समझो, पूरा ध्यान से समझते हैं। मान लो 3x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 11, 3x प्लस 8y प्लस, सॉरी यहां ले लो x प्लस 9y प्लस 11z बराबर 21, 31x प्लस 91y प्लस 101z बराबर 31। ये ले लिया हमने, ये हमारी इक्वेशन है। और ये पूछ रहा है क्या ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। जस्ट हम मैथमेटिकल कुकरी कर रहे हैं कुछ यहां पर, तो इसको ऐसे नहीं कि करके देखने लगना, जस्ट एग्जाम्पल ओनली, लेट अस अज्यूम ले लो बस कि ऐसा कुछ आ गया हमारे पास, राइट? तो इसमें क्या करोगे, अब देखो यहां पर मिलाना है, रूल के साथ रूल ही चलना है। तो ये आ गया। अब तुम कहोगे कि इस मैट्रिक्स का, यहां देखो ध्यान से, इस मैट्रिक्स का अगर कोफिशिएंट निकालें तो क्या आ रहे हैं, 3, 4, 6, क्लियर, 1, 9, 11, 31, 91, 101, राइट? अब क्या करें, देखो यहां पर, अब इसमें लिख लें हम 11, 21, 31। अब देखो क्या रूल होगा, अगर यूनिक सॉल्यूशन दे रहा होगा तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक ए की, यहां देखो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ रैंक ऑफ ए
3 मिलना चाहिए मैक्सिमम, राइट। और टोटल की रैंक क्या होनी चाहिए, यहां देखो टोटल की भी 3 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भी पता चल जाएगा। और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 होने चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जितने इंडिपेंडेंट प्लेन है उतनी ही रैंक आ रही है। देखो क्लियर, जितने इंडिपेंडेंट प्लेन है उतनी ही रैंक आ रही है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्लेन यहां कितने हो गए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्लेन्स बराबर 3। क्लियर है इतना बात। इनका डिटर्मिनेंट भी निकाला गया होगा, वो 0 के बराबर नहीं आया होगा। ए का, सी का तो निकाल नहीं सकते क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑलवेज पॉसिबल इन किस मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसीलिए रैंक तो निकाली जा सकती है। तो रैंक इसकी 3 है, इसकी भी 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 है, प्लेन्स भी 3 है। क्लियर। तो अब कंडीशन क्या बनी, तो अगर 3 प्लेन होंगे तभी तो ऐसा होगा कंडीशन। यहां देखो तभी तो ऐसी कंडीशन बन रही होगी। कैसी, क्लियर। तो ये कंडीशन किसकी बन रही है, यूनिक सॉल्यूशन की बन रही है कि नहीं बन रही। और 3 इंडिपेंडेंट प्लेन्स को अलग अलग होना पड़ेगा। ये 3 इंडिपेंडेंट प्लेन है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया होता या रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो गई होती तो इसका मतलब है कि आपके प्लेन्स कम हो गए होंगे। ये तीनों इंडिपेंडेंट प्लेन है, अलग अलग है। इसका मतलब इसकी टेक्निक्स क्या बनी, तो क्या बना, रूल बना रैंक के, क्या बना रूल, रैंक के बराबर रैंक सी बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल। और ये हमेशा कंडीशन किसकी होगी, यूनिक सॉल्यूशन की। इतना बात समझ में आ गया कि कभी भी अगर यूनिक सॉल्यूशन निकालने को आए तो हमेशा क्या बनेगा, द फर्स्ट थिंग इज रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल। ये आप समझ गए हो कि तीनों अगर इंडिपेंडेंट प्लेन होंगे तो ये कंफर्म है उनकी रैंक उनके नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होगी। इसका मतलब उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो यहां पर ये आ गई कंडीशन। इस कंडीशन को हम पूरा कर देते हैं क्या, इस तरह से, ये मिल गई हमें। ये किसकी कंडीशन आ गई, यूनिक सॉल्यूशन की। ये हमने करके भी दिखा दिया तुम्हें कि अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक 3 आ रही है, सी की भी 3 आ रही है, डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं है, और डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने, 3, नंबर ऑफ प्लेन्स कितने, 3। इसका मतलब तुमने ये निकाल लिया कि रैंक ए बराबर रैंक सी बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल। दिस कंडीशन इज अ यूनिक सॉल्यूशन। 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट अ 1 पॉइंट, तो यूनिक मिल गया। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, यहां देखो। अब रूल नंबर 2 देखते हैं, यहां देखो ध्यान से। रूल नंबर 2, एक तो देख लिया हमने, एक को प्रोसीड भी कर लिया कि भाई यूनिक सॉल्यूशन देगा कि रैंक ए बराबर रैंक सी बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होगी। क्लियर है इतना बात। दूसरा रूल क्या है कि अब देखो यहां पर एक कंडीशन देखते हैं। मान लो मेरे पास ऐसा आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5, 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 10 और x प्लस 31y प्लस 101z बराबर 1330। ऐसा कुछ भी नंबर आ गया। देन मैट्रिक्स बनाया, यहां देखो हमने मैट्रिक्स बनाया, तो ये आ रहा है 1 1 1 2 2 2 1 31 1 0 1। और यहां पर अगर हम ये वाला ले ले मैट्रिक्स बी, तो बी क्या आ रहा है, देखो यहां ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने होगा ये घटनाएं, ये आ रहा है, राइट। अब इन तीनों का अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं, इन दोनों को, क्योंकि इफेक्ट क्या डाल रहा है, बी डाल रहा है, बी फोर्स है इसमें। तो यहां पर देखो हमने क्या किया, यहां देखो बच्चा, यहां पर मैं सी बनाता हूं, तो यहां पर मैंने सी बनाया, सी इज द ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो 1 1 1 5। देखो अब यहीं से कंडीशन तुम खुद निकाल लोगे,
131 101, ये आ गया, राइट। अब देखो अगर इसके अंदर दो मैट्रिक्स पनप रहे हैं, देखो एक मैट्रिक्स ये है एक, और एक मैट्रिक्स है सी, राइट। अगर मैं ए मैट्रिक्स को नोटिस करूं तो इसकी रैंक कंफर्म है कि 2 आएगी। क्यों आएगी उसका रीजन सुनो, इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूंगा तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, यहां देखो अगर मैं इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम बन जाएगा। और हमने क्या सिखाया है, अगर सेम रो और सेम कॉलम हो, सेम रो अगर दो एक जैसी हो गई तो हमेशा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अगर नहीं करके देखना चाहते तो देखो यहां पर मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 - 2 किया तो दिस थिंग इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को भी देखो कि यहां पर मैं 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लेन बन जाएगा ना। तो 3 प्लेन ना होके ये कितने प्लेन है बच्चा, ये 2 प्लेन है। जो तीसरा है वो एम ही लिखा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो किस तरह की कंडीशन हो गई, अब देखो थोड़ा फिगर में, ये आ रहा 2 पॉइंट मीट कर रहे, 2 प्लेन ही बचे, तीसरा है ही नहीं। क्लियर है इतना बात, इसीलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। और जब डिटर्मिनेंट 0 का बराबर आ रहा है इसका मतलब रैंक क्या हो गई होगी, नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस कर गई होगी। तो क्या हुआ कंडीशन, यहां देखो यहां भी 0 बन गया होगा। तो कंडीशन क्या बना, आप देखो यहां पर कंडीशन, अब देखो अपने आप तुम खुद लिखना सीखोगे, रटोगे नहीं। तो यहां कंडीशन क्या बनी देखो, अब इसकी रैंक निकाली ए की, तो बेटा ए की रैंक तो 2 आएगी क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्लेन भी कितने, 2। मान लो मेरे पास 1650 इक्वेशंस हैं, तो हम देख सकते हैं ना रैंक की मदद से कि कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आर अवेलेबल। क्लियर है इतना बात। तो यहां पर रैंक 2 आ गई। रैंक सी की बताओ बच्चा कितनी आएगी, सी की भी 2 आएगी। अगर इस पूरे मैट्रिक्स को देखो तो सी की भी 2 आ गई। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने रह गए, 3। इस केस में कौन सा सॉल्यूशन मिला, इनफाइनाइट। ये हमने सब फिगर बना दिए हैं पहले, तो बार बार नहीं बना रहा हूं, ये मिल गया। इस नंबर लाइन पर क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। सॉल्यूशन ऐसा आ गया, राइट। तो क्या बना, रैंक ए और रैंक सी तो बराबर रहेगी लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो गई। तो रूल क्या बना देखो, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का रूल क्या बना, रूल बना रैंक ए बराबर रैंक सी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। मतलब आर ए आर सी लेस देन एन। ये रूल बन गया हमारा। इनफाइनाइट प्लेन कंडीशन तभी आ रही है, क्लियर है इतना बात। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन बनेगी, तो देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नो सॉल्यूशन की कंडीशन बच्चा क्या बनेगी। यहां देखो एक सेकंड रुक जाइए, चलिए अब देखते हैं हम नो सॉल्यूशन की कंडीशन। किसमें, ए एक्स बराबर बी में, वेयर एक्स इक्वल टू, लिख देता हूं मैं, वेयर ए इक्वल टू, अब तीसरी कंडीशन देखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। एक्स क्या होगा, एक कॉलम है, यही फाइंड आउट करना है इन्हीं के लिए, राइट। और बी क्या है, ये एक फोर्स टर्म है। कंडीशन क्या है, ए एक्स बराबर बी। अब देखो इसके लिए हमने फिर बना लेते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। वो क्या है, ए सच दैट बी,
क्लियर? ये कैसा आ रहा होगा? ये ऐसे आ रहा होगा, देखना ज्योमेट्री की तरह। देखो बनाते हैं, सॉरी, ये कैसा आ रहा होगा? कुछ नहीं है, ये है एक, ये है ऐसा, और इसको ऊपर से अगर ढक दो 3D में तो वहां पर सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा होगा, नो सॉल्यूशन का केस बन रहा होगा, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? आप देखो नो सॉल्यूशन का केस कब बनेगा, यहां देखो, तो सी निकाल लिया। सी क्या है? B1 B2 B3, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही बना। तो नो सॉल्यूशन का केस क्या होगा? रूल नंबर 3 देखो, बहुत सिंपल, कि रैंक ए की रैंक सी के बराबर नहीं आ रही होगी, सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं हो रहा होगा, ना पॉइंट मिल रहा होगा, ना लाइन मिल रही होगी। तो रैंक ए की 3 आएगी, रैंक सी क्या पता 5 आ जाए, या 4 आ जाए, या 3 आ जाए, या 2 आ जाए, कुछ भी आ सकती, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हो। तो हमारे 3 केस बने, फर्स्ट केस इज यूनिक, सेकंड केस इज इनफाइनाइट, एंड थर्ड केस इज नो सॉल्यूशन। क्लियर है बात इतना? तो अगर ax बराबर b समझ गए हो तो ax बराबर 0 भी समझ जाओगे। अब देखो, अब मान लो मैं ax बराबर 0 के लिए करूं, देखो फॉर होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, आप समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर क्योंकि फोर्स टर्म है नहीं है, तो यहां पर हमें बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? a11x a12y प्लस a13z बराबर 0। अब डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 है, मतलब a डॉट एक्स बराबर 0। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, कि जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पर वो 0 के बराबर है, ax बराबर 0। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा यहां पर दूसरा ले लो। अब हम ले रहे हैं कौन सा? दूसरा वाला। ये तो देख लिया हमने, समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। 3 कंडीशन बना दिए हमने, अभी हम रिकॉल कर देंगे एक बार। ये भी हो सकता है, और ये तीनों किसकी इक्वेशन है? 3D प्लेन की। तो आप देखो विद इन सेकेंड्स के अंदर जान जाओगे। इसको तो डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हैं, और चाहो तो रैंक से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर नो फोर्सिंग टर्म है, नो फोर्सिंग टर्म, और ना यहां पर नो रिक्वायरमेंट फॉर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। इतना क्लियर हो गया है? तो यहां बना लो अब ax बराबर क्या? 0, यही है। ए क्या? मैट्रिक्स लिख लो। इसमें नो सॉल्यूशन का केस होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है? ax बराबर 0 है। अगर ax बराबर b होती 2 डायमेंशन में, तब नो सॉल्यूशन का केस होता, पैरेलल लाइन का केस। तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 is a 3x3 matrix and x is a xyz। चलो अब यहां पर निकाल लेते हैं। तो यहां पर 2 तरह के ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, हमने बता चुका हूं मैं। वन इज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड अदर इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यूनिक कब होगा? देखो, फॉर यूनिक सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, कब होगा? जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट से ही निकाल लो, इज नॉट इक्वल 0। दैट्स मीन्स डिटर्मिनेंट रिलेटेड किससे है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स से। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आर ए बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्लियर? जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ गया तो आर ए बराबर कितना आ गया? n। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा? हमेशा यूनिक होगा।
और इसी सॉल्यूशन को हम लिखते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं मैथमेटिक्स में। ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल मतलब ऑलवेज x बराबर 0, y बराबर 0 एंड z बराबर 0। यही होगा तभी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम? ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर? आगे देखो, इसमें तो रैंक निकालो या ना निकालो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, दैट्स इट। रैंक ऑफ मैट्रिक्स आर ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, दैट्स मीन्स आर ए लेस देन एन। इसका मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये कंडीशन कहलाती है यूनिक सॉल्यूशन की, और ये कंडीशन कहलाती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। क्लियर? हमने सारी चीजें बता दी हैं। तो हमने आपको ax बराबर b में ये बताया कि तीन तरह के सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। वन इज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो पहला क्या बना? रैंक ए बराबर रैंक सी बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड अ यूनिक सॉल्यूशन। रैंक ए बराबर रैंक सी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक सी, दिस इज द नो सॉल्यूशन। और जब ax बराबर 0 किया तो अब यहां पर b वाले पार्ट की जरूरत ही नहीं है हमें। जब b वाले पार्ट की जरूरत नहीं है, दैट्स मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर फोर्सिंग टर्म ही नहीं है, तो यहां पर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाना कोई रिक्वायरमेंट बनता नहीं है। तो हमने यहां पर ए मैट्रिक्स लिख ली, एक्स मैट्रिक्स लिख ली। तो यहां पर दो तरह के सॉल्यूशन बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीरो इफेक्ट डालेगा ही नहीं यहां पर, तो हमेशा सॉल्यूशन आएगा। अगर जीरो यहां इफेक्ट डालता तो यहां पर कुछ ना कुछ नंबर लिखे होते, वो इफेक्ट डालेगा इस इक्वेशन पर, तब नो सॉल्यूशन की कंडीशन बन सकती है। तो यहां पर दो कंडीशन बनी ax बराबर 0 में। एक यूनिक सॉल्यूशन, दैट्स मींस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट का कनेक्शन किससे? रैंक से। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसके बराबर? नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर। यही तो बताया था मैंने कि डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब है रैंक ऑफ मैट्रिक्स उसके नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होगी, तो मतलब 3 आ गई। तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक क्या? x0, y0, z0, दैट्स अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसी को हम ट्रिवियल बोलते हैं। दूसरा क्या है कि डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मतलब रैंक मैट्रिक्स की कम हो गई होगी। तो जैसी कम हुई तो मतलब क्या हुआ? यहां पर प्लेन उतने, यहां पर 3 इंडिपेंडेंट प्लेन, यहां मैं लिख देता हूं, राइट। और यहां पर 2 इंडिपेंडेंट प्लेन बचे। अगर 2 आ रही है तो मतलब क्या हुआ? 2 भी मत लिखो, यहां सबसे बेस्ट है नंबर ऑफ डिक्रीज कर गए इंडिपेंडेंट प्लेन। हो सकता है 2 भी हो और हो सकता है 1 भी हो। समझे बात को? तो यहां मिल गया क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो का कंडीशन बनेगा नहीं। क्लियर? तो हमारे पास 4 तरह के हमने केस पढ़ा दिए। तो देखो यहां पर क्या क्या केस पढ़ाया, तो मैं एक डायग्राम बना देता हूं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक बना ax बराबर b, राइट, और एक बनाया मैंने ax बराबर 0। यहां देखो मैं बना देता हूं सारा फिगर। तो ax बराबर, इसमें 2 केस बनी, यहां पर 3 केस बनी। क्लियर इतना बात? चलो देखते हैं यहां पर क्या क्या केस, एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं। यहां देखो ये बना यूनिक, और जब यूनिक बना तो देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, आर ए बराबर आर सी बराबर एन। यहां बना इनफाइनाइट, और जब इनफाइनाइट बना तो आर ए बराबर आर सी बराबर लेस। फिर क्या बना? फिर बना हमारा नो सॉल्यूशन। तब क्या आया? आर ए इज नॉट इक्वल आर सी, ये बन गया। दूसरा क्या है हमारा? ये तो क्या था हमारा? ax बराबर 0, ax बराबर b, ये बना ax बराबर 0। यहां पर क्या बना? एक बना यूनिक सॉल्यूशन, और वो क्या बना? आर ए बराबर एन। या तो ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो,
यहां क्या बना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां क्या बना, आर ए लेस देन एन। क्लियर बात इतना। इसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर। तो इसका मतलब यह हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन डन हो गया। हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं, सब कुछ बता दिया हमने। ax बराबर 0 भी बता दिया, इसके अलावा मैंने आपको ax बराबर b भी बता दिया। अब इससे रिलेटेड हम एक दो यहां पर क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारे इस कंसेप्ट को हमने जो भी सीखा है तो हम इसको समझ सकें। राइट, हमने ये भी बता दिया आपको, देख लो यहां पर एक बार मैं कर देता हूं नीचे। यहां देखो, हमने इसको भी देख लिया, जो आर ए बराबर क्या है, जो यहां पर एक्स बराबर बी है उसको भी देख लिया हमने। देखो क्लियर है इतना बात। तो हमने यहां पर सारी चीजें देख ली हैं, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ax बराबर 0 और ax बराबर b की बात यहां पर कही गई है, वो सारी चीजें हम यहां पर देख चुके हैं। अब यहां पर हम देखेंगे इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चंस, क्योंकि जिससे कि हमें पता चले कि हम चीजें सीखे हैं या नहीं। राइट, चलिए यहां देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अभी जो हमने सीखा है उससे रिलेटेड ही है ये सारा। देखो, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहां नोट करो, देखो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, एक्स वाई जेड बराबर 6, एक्स प्लस 4y प्लस 6z बराबर 20। क्लियर, एक्स प्लस 4y प्लस लैम्डा जेड बराबर म्यू, ये दिया है। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली इस टाइप की इक्वेशन है, ax बराबर b टाइप। दिस इज कॉल्ड अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। क्लियर, जब ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो क्या पूछा है, हैज नो सॉल्यूशन। ये कह रहा है ये मैट्रिक्स क्या दे, नो सॉल्यूशन दे। लेकिन वो पूछना रहा है कि लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए ये नो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ये पूछ रहा है। क्लियर है मेरी बात इतना। तो यहां पर देखो, अगर ये ax बराबर b है तो यहां पर हम क्या कर लें, पहले ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बना लें। अब यहां पर की पॉइंट तुम सीखोगे बहुत सारे। देखो यहां पर हम क्या बनाएं, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी, C बराबर A सच दैट B। तो C क्या है देखते हैं, अभी पता चल जाएगा क्या आ रहा है। यहां देखो बना लो, 1 1 1 6 1 4 6 20 1 4 लैम्डा म्यू, ये दिया गया है। पूछा किसकी वैल्यू है, लैम्डा और म्यू की। तो ये ध्यान रखना है, जिसकी वैल्यू पूछी गई है हम उसी लाइन पर ज्यादा फोकस करेंगे। राइट, तो हमारा टारगेट यहां होगा। इसको हम किसी तरह क्या बनाएं, 0 बनाएं। और जब तक 0 बनेगी नहीं तब तक हम रैंक कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रैंक क्या होती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बराबर है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। और यहां पर हम डिटर्मिनेंट वाला रूल लगा नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन रही है। रैंक सी जो है उसका ऑर्डर क्या है, 3x4। और यहां क्या है, ए से काम चलेगा नहीं। क्लियर, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यूजिंग एलिमिनेशन। तो घबराना नहीं है, हम तुमको यही नहीं सिखा सकते, हम सिर्फ तुम्हें टिप्स दे सकते हैं इससे रिलेटेड क्या करना है। तो देखो, वी फोकस इन, हम हमेशा किस बात पे फोकस करेंगे, हम हमेशा उस बात पर फोकस करेंगे जहां पर लैम्डा और म्यू अवेलेबल है। तो हमारा फोकस का जो सेंटर होगा वो यहां होना चाहिए।
दिस इज द फोकस ऑन R3 लाइन, राइट। तो इसको क्या करें, किसी भी तरह मेक जीरो। तो देखो कैसे करें, तो C बराबर, अब करते हैं, यहां देखो, यहां पर मैट्रिक्स लिखेंगे हम कैसे, यहां देखो क्या करा हमने क्या किया, R3 में से R2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, R3 सब्सट्रैक्ट टू R3 माइनस R2, ये कर दिया मैंने। तो जैसे ये किया तो देखो यहां पर 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 4 0, ये आ गया लैम्डा माइनस 6, और यहां क्या मिल गया, देखो यहां पर मिल गया हमें म्यू माइनस 20, राइट। अब यहां क्या आया, यहां पर ऐसे ही लिखा रहने दो, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि होगा भी नहीं, जीरो दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये बाया लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, क्लियर है। और तुम सिर्फ रो पे फोकस करोगे, हमने ये रैंक में तुमको बताया हुआ है, कॉलम पे फोकस करोगे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को तुमको याद करना पड़ेगा, राइट। चाहो तो उस पे भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज भी होता है और कॉलम्स भी होता है। तो मैंने कॉलम्स यहां कट कर दिया है, क्यों, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि रैंक निकालने के लिए कॉलम से ज्यादा आप किस पे फोकस करोगे, रोज पर। रोज पर करोगे तो इसमें आपको प्रॉपर्टीज कम रटनी पड़ेंगी, अगर कॉलम्स पे करोगे तो प्रॉपर्टीज ज्यादा रटनी पड़ेंगी। तो यहां पर रोज पे कर लो फोकस, सिंप्लिसिटी बनाने के लिए ये आ गया। अब देखो यहां पर, अब वो पूछ रहा है कि लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए ये नो सॉल्यूशन देगा। तो ऑप्शन पकड़ना है यहां पर, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, एक एक ऑप्शन को चेक करके देखें। ए बराबर क्या है, लैम्डा बराबर 6 है और म्यू बराबर 20। ये तुम्हें इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक बार बैठ जाए। 1 1 1 6 1 4 6 20 0 0, लैम्डा की जगह वो कह रहा है 0 रख, 6 रख दो, म्यू की जगह 0, ये आ गया, राइट। अब देखो, अब मैं इस मैट्रिक्स की अगर तुमसे रैंक निकलवाऊं इस मैट्रिक्स की, तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, यहां पर हम लिखते जाते हैं। देखो आर ए बराबर कितनी होगी 2, आर सी कितनी होगी 2, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने 3, तो ये क्या हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये नहीं है हमारा ऑप्शन, हमें क्या चाहिए, नो सॉल्यूशन चाहिए। समझ गए होगे मेरी बात को, लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए ये नो देगा, तो हम एक एक चेक करके दिखा दे रहे तुम्हें। बी देखो, बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है लैम्डा बराबर 6 और म्यू इज नॉट इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा की जगह 6 रख दो और म्यू की जगह 20 ना रखो। तो देखो तब मैट्रिक्स क्या बनेगी, अगर लैम्डा की जगह मैं 6 रख दूं, 1 4 6 0 0 0, लैम्डा की जगह तो 6 रख दिया मैंने, और म्यू की जगह हमने कुछ और रख दिया। मान लो कोई यहां पर नंबर आ गया -19, लैम्डा की म्यू की जगह यहां पर हमने 20 नहीं रखा, ये रख दिया। क्लियर है इतना बात, ये आ गया। मान लो कोई एक नंबर आ गया इन सम नंबर, यहां पर क्या मिल गया, सम नंबर। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब यहां पर देखो रैंक ए की क्या, बताओ रैंक ए की क्या, तुम्हारे सामने देखो, ए की रैंक 2, सी की रैंक क्या 3, सी की 3 है, राइट, ये R3 है, ये R2 है, ये R1 है। सी की रैंक 3, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या n इज 3। तो यहां पे ये केस किसका बन गया, देखो रैंक ए की 2 और सी की 3, इसका मतलब ये हुआ रैंक ए इज नॉट इक्वल क्या आ रही है, रैंक सी। तो ये केस किसका हो गया, नो सॉल्यूशन का। तो ये कंफर्म हो गया, आंसर तो हमारा यही है। अब आगे के केस भी हम तुम्हें चेक करके दिखा देते हैं। तो आंसर तो यही आ गया, ये कंफर्म है नो सॉल्यूशन के लिए, राइट। तो अब देखो तीसरा केस क्या है, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 6 एंड म्यू इज इक्वल टू 20। तीसरा केस और दिखा देता हूं चेक करके। यहां देखो तीसरा क्या है, सी केस, लैम्डा कह रहा है 6 मत रखो और म्यू की जगह 20 रख दो। तब क्या बन रहा है, यहां देखो, यहां पर आया 1 1 1 6 1 4 6 20 0 0, लैम्डा की जगह 6 मत रखो, मान लो कोई नंबर आ गया -5, यहां 0 आ गया। रैंक ए की कितनी, यहां देखो ए की 3, सी की कितनी 3, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, नंबर ऑफ वेरिएबल 3। तो ये तो केस यूनिक सॉल्यूशन का बन गया, ये तो होता ही नहीं आंसर।
तो समझ गए होगे कैसे चेक करना है, बाया एलिमिनेशन, और थोड़ी सी बुद्धि लगानी है, ज्यादा बुद्धि भी नहीं लगाना है कि आप बहुत एक्स्ट्रा बुद्धि लगा रहे हो जगह जगह, तो इस तरह से निकल जाएगा। तो आंसर हमारा क्या मिल गया, आंसर हमारा आ गया बी। तो दैट्स बी इज, लैम्डा की जगह इतना रख दो और इसकी जगह इतना रख दो, ये सोल्यूशन मिल गया हमें। क्लियर? और देखते हैं क्वेश्चंस। ये तो हो गया, चलो आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये पूछ रहा है कि अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा तो अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ, और किसके लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। और ये सॉल्यूशन इक्वेशन कैसे हैं, ax बराबर b, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, c बनाना पड़ेगा। फिर क्या दिखाना पड़ेगा कि RA RC तो बराबर है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, कम है। अगर ये कंडीशन मिल गई तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल जाएंगे। तो हमारे पास एल्गोरिथम क्या है कि सबसे पहले हम c बनाएं, तो c बना लेते हैं। देखो यहां पर c क्या आएगा, c बराबर, यही देखो यही बता देते हैं, c बराबर a सच दैट b, यही मिलेगा। दिस इज कॉल्ड ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, राइट। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है। और जब ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है तो C होगा क्या, यहां देखो लिख लेते हैं बहुत इत्मीनान से, 5 9 बीटा, ये आ गया 1 1। इसकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा और लॉजिक पर, क्योंकि हर बार क्वेश्चन अलग अलग होगा, इसमें मेरे पास कोई टेक्निक्स नहीं है, अगर होती तो मैं जरूर तुम्हें बता देता। क्लियर है इतना बात? चलो अब देखो यहां पर लगाते हैं, तो क्या लगाएं, तो C को पहले नोट कर लो, तो C क्या आ रहा है एक बार और लिख लो। यहां मिल गया 5 9 बीटा, यहां पर आ रहा है 1 1 1 1 3 3 1 2 अल्फा। मैं तो हमेशा प्ले किसमें करूंगा, सिर्फ रोज में, क्योंकि मैं कॉलम में नहीं करता हूं, ज्यादा बेहतर है रोज को डील करना, राइट। अब यहां पर क्या किया, यहां देखो हमने क्या किया, हमने लगाया यहां पर, हमने यहां पर कर दिया क्या, सबसे पहले हमने कर दिया R3 चेंजिंग टू R3 माइनस R1। देखो क्या निकल के आ रहा है, एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा रैंक के लिए, तो यहां क्या बन के आ रहा है, देखो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, अल्फा माइनस 1, यहां क्या मिल गया, देखो यहां मिल गया, यहां क्या मिल गया, बीटा माइनस 5, यही आ गया। क्लियर है इतना बात? अब इसको ब्लॉक कर दिया यहां, राइट। अब यहां पर लगाओ 1 माइनस 1 0, यहां पर भी लगा दे रहे हैं, यहां पर क्या लगा रहे हैं, R2 चेंजिंग टू R2 माइनस R1, तो 0 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 5, ये आ गया 1 1 1 5। हमने क्या बताया था, तुम फोकस किस पे करोगे, अल्फा बीटा वाली लाइन पर, तो तुम्हारी अर्जुन की जो आंख है वो यहां होनी चाहिए, क्योंकि हमें किसको कैलकुलेट करना है, हमको अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करना है, अल्फा एंड बीटा। तो मेक श्योर R3 लाइंस को 0 बना दो, क्योंकि अगर नहीं बनेगा तो हम रैंक कंसल्ट नहीं कर पाएंगे। इतना बात समझ में आ गया? तो अब कंसल्टिंग करेंगे रैंक से, देखो यहां पर, तो यहां पर अब क्या करें, यहां देखो इसको हटा देते, इतना समझ जाओगे इतने से। अब यहां क्या करें, देखो ये तो मिल गया, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दे रहे हैं। अगर मैं इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी। तो हमने क्या किया, देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, तो R3 चेंजिंग करना है, तो 2R3 माइनस R2, ये वाला लगा दिया, इसमें ये लगाया और इसमें ये लगाया, ये 3 रूल लगाए। क्लियर? तो क्या मिला देखो यहां पर, तो हमारे पास कन्वर्ट होके C मिल गया हमें, यहां देखो लगा रहे हैं हम, यहां पर आ गया 0 माइनस 0 0, 2 टाइम्स, ये 2 माइनस 2 0, और ये मिल गया 2 अल्फा माइनस 4, ये क्या आ गया 2 अल्फा माइनस 4, और यहां पर बच्चा क्या आ गया 2 बीटा, यहां पर क्या आया, यह देखो 9 माइनस 5 4 आया था, सॉरी 4 था। क्लियर? तो यहां पर कितना आ गया, देखो 9 माइनस 4 किया था मैंने, यहां देखना ये लिखा हुआ है 9 माइनस 5 4 आएगा, ठीक है।
अब क्या किया हमने, देखो यहां पर क्या मिल गया हमें, अब यहां पर आ गया, यहां देखो 2 बीटा माइनस 10 माइनस 4, तो 2 बीटा माइनस 14 ये मिल गया। ऊपर क्या आ गया, 0 2 2 4 5 1 1 1 आ गया हमारा काम का जो हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, ये वाली रो पे हमें ध्यान देना था। अब देखो, अगर मान लो मैं 2 अल्फा माइनस 4 बराबर 0, तो 2 अल्फा बराबर 4, अल्फा बराबर 2, ये तो अल्फा आ गया। अब देखो बीटा क्या आएगा, 2 बीटा माइनस 14 बराबर 0, तो बीटा बराबर 7 आ गया। ये दोनों निकल आए। इसका मतलब अल्फा की जगह अगर मैं 2 पुट कर दूं और बीटा की जगह मैं 7 पुट कर दूं, तो यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां देखना ध्यान से, मैं अल्फा की जगह 2 पुट कर रहा हूं, अल्फा की जगह क्या पुट कर रहा हूं, 2 पुट कर रहा हूं, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई इक्वेशन। देखो मैंने अल्फा की जगह 2 पुट कर दिया। अगर मैं अल्फा की जगह 2 पुट कर दूं, यहां देखना यहां 0 हो जाएगा, और बीटा की जगह 7 कर दिया तब भी 0 हो गया। यही वैल्यू निकली है। अब देखो, अब अगर ये वैल्यू पता चल गई तो इसका मतलब ये हुआ कि अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या, 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, सी क्या 2, नॉन जीरो रोज गिनना है, मतलब कौन कौन सी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, राइट। और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 3। इसका मतलब यह हुआ रैंक ए बराबर रैंक सी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो क्या मतलब बन गया, देखना, रैंक ए बराबर रैंक सी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल फॉर अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 7 पर यह कैसा सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। क्लियर है इतना बात। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या आ गया, 2,7। तो ऑप्शन ए क्लियर है इतना बात, क्योंकि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन थी और अल्फा की जगह 2 रखा और बीटा की जगह मैंने अगर 7 रख दिया तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन मिल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा निकल आया अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 7। तो हमने नो का भी देख लिया, हमने अल्फा बीटा का भी देख लिया, और देखते हैं एक दो क्वेश्चंस। यहां देखो, ये देख लेते हैं सिंपल सा, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या दिया गया है, ये देखो, ये दिया गया है, राइट। अब इसमें पूछा है कि ये यूनिक सोल्यूशन देगा या नो सोल्यूशन देगा, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन देगा या 5 सोल्यूशन देगा। यहां देखो ये कंडीशन किसकी है, ax बराबर 0। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्या है, आर ए बराबर एन, तो ये यूनिक है, और आर ए लेस देन एन, तो ये इनफाइनाइट है। तो इसमें तो बहुत ही सिंपल है, और नो की कंडीशन नहीं होती है, राइट। तो हम क्या करें, इसकी रैंक निकालने इस मैट्रिक्स की, तो इसको पहले नोट डाउन करो, 2x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0, x2 माइनस x3 बराबर 0, x1 प्लस x2 बराबर 0, राइट। इसका बना लो मैट्रिक्स से। तो इसमें तो डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट मेथड इजी है कंपेयर टू एलिमिनेशन। अगर मैं एलिमिनेशन करूंगा यहां पर तब तो बहुत टाइम लग जाता है। देखो हम यहां पर जब भी हम एलिमिनेशन कर रहे थे हमको टाइम लग रहा है, राइट। तो एलिमिनेशन से बेहतर है हम क्या कर दें, डिटर्मिनेंट निकाल दें, और यहां पर डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं क्योंकि दिस सिस्टम इज अ 3x3 सिस्टम। तो 2 1 1 0 1 माइनस 1 1 1 0, ये आ गया। अब इसका क्या निकाल दें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन, यही हमने सिखाया है, इससे भी पता कर सकते हैं। और अगर डिटर्मिनेंट बराबर 0 आ गया तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है इतना बात। तो कैसे करेंगे, तो इसका सेरस रूल से डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं यूजिंग सेरस रूल।
अगर सेरेस रूल से करोगे तो ज्यादा अच्छा है, वरना वैसे भी आ जाएगा 2 1 1 0 1 -1 1 1 0, कॉलम्स को रिपीट कर लो, यही होगा। तो निकाल देते हैं आंसर क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई 0 आ गया, यहां किया कितना आएगा, ये -2 आएगा, और माइनस पहले से है तो +2 हो गया। क्लियर, यहां करेंगे तो ये -1 हो गया, यहां करेंगे तो ये 0 हो गया, ये करेंगे तो -1 हो गया, ये करेंगे तो 0 हो गया। तो डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो दैट्स मीन्स, इफ डिटर्मिनेंट इज 0, तो दैट्स मीन्स क्या हुआ कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, उसका रैंक क्या हो जाएगा, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कैसा सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर 0 नहीं आता तो हम कह देते कि रैंक ये क्या देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, तुम्हारे सामने। क्लियर है इतना बात, चलो तो ये क्या आंसर आ गया, ओ सॉरी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दिस रॉन्ग, दिस रॉन्ग, दिस रॉन्ग। क्लियर है बात। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, 0 वाले तो आसान होते हैं, हम कर लेंगे तुरंत, उसमें कोई घबराहट नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यहां देखो ये किस फॉर्म में दिया है, ये दिया है ax बराबर b फॉर्म, तो c बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट करेंगे, अब इतना समय बर्बाद नहीं करेंगे, सब कुछ थ्योरी बता दिया है मैंने। विल नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, जब यूनिक नहीं है और सॉल्यूशन है तो क्या देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। तो इनफाइनाइट की कंडीशन निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। विल नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, दैट्स मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन तो है ही, तो यहां पर निकाल लो c देखो क्या आएगा, 3 4 6 1 1 1 1 2 3 1 4 k, यही आएगा। चलो लगा दो, घुमा दो, तो यहां क्या है देखो, R2 चेंजिंग टू R2 माइनस R1, राइट, एंड R3 चेंजिंग टू R3 माइनस R1, ये करके देख लेते हैं। चलो देखो यहां पर, तो यहां पर क्या आया, C बराबर, हमारा टारगेट K पे रहना है तो उसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कर दो R2 चेंजिंग 1 -1 0 2 -1 1 3 -1 2, राइट, 4 -1 4 -3 1 1 -1 1 -1 0 4 -2 2 k -3, राइट, और यहां कितना आ गया 6 6 -3 3 6 -4 2 आएगा। यहां देखो, यहां देखो फिर से हमने क्या किया, हमने चेंज करना है, क्या हमने चेंज करा, R3 में से R1 पहले, राइट, और फिर हम कर लें R2 में से R1, फिर देखते हैं क्या बनेगा। तो हमने किया 1 -1 0, राइट, 2 -1 1 3 -1 2 4 -3 1, ये मिल गया हमें। क्लियर, अब हम करें R3 को R1 से, R3 को फिर से R1 से, तो 1 -1 0 4 -1 3 k -1, क्लियर, एंड 6 -3 3, एंड देन हो गया। देखो कैसे, ये चीज बच्चे अब नहीं सिखा पाएंगे तुम्हें, इसका हमने की पॉइंट बता दिया है कि जब भी कोई भी वैल्यू पूछी जाए तो उस लाइन को हमेशा क्या करना, फोकस करना, बस ये फोकस है तुम्हारा। और फोकस में क्या है तुम्हारा, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बनाने की कोशिश करना, इसको पहले क्यों नहीं बता सकते, इसका अगर मेरे पास कोई रूल होता ना, ये कहां से लग जाते हैं मैं जरूर बताता बच्चे। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, और प्रैक्टिस पे भी डिपेंड नहीं करता, ये मैनिपुलेशन है, इसी को मैथ्स बोलते हैं। असली मैथमेटिक्स यही कर रहे हो, अगर ये नहीं कर पा रहे हो जीरो कन्वर्ट, तो फिर तो बहुत समस्या है, क्योंकि हर मैट्रिक्स का मर्ज अलग, दबा अलग। तो यहां पर भी देखो अब अलग अलग टाइप का लगेगा। अब यहां देखो, अब मेरे दिमाग में अब क्या आएगा, किसी के दिमाग में कुछ और आएगा, सबके अलग अलग लॉजिक है। तो अब मैं क्या करूं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई मार दूं,
तो अब देखो सी क्या आ रहा है, 3 का मल्टीप्लाई मारा, मतलब क्या हुआ, मैं एक रूल लिख देता हूं, 3 का मल्टीप्लाई, तो यहां 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो R3 चेंज करेंगे, कैसे R3 चेंज करेंगे, R3 माइनस 3R2 ये लगाएंगे। क्लियर है, हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, देखो तो क्या आया, R3 चेंजिंग करो, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0, K माइनस 7, राइट, और 3 माइनस 3 0, होल हो गई, हमारा जो काम था वो सब हो चुका है। क्लियर है इतना बात। तो हमें क्या निकल के आया सामने हमारे, इसमें ये आया कि K बराबर 7, मतलब K माइनस 7 बराबर अगर 0 रखें तो K बराबर 7 आ रहा है। चलो अब K बराबर 7 रख के देखते हैं क्या लिखा हुआ है, विल नॉट हैव अ यूनिक सोल्यूशन, दैट्स मींस विल नॉट हैव अ यूनिक सोल्यूशन, तो सोल्यूशन तो है ही K के लिए, तो वो कौन सा सोल्यूशन है, तो यहां पता चलेगा, देखो डिकोड करते हैं, K बराबर 7 रख के, एकदम रटेंगे नहीं डायरेक्ट, तो C में K बराबर 7 रख दो, यहां पर 7 रखो, 1 1 1 3 0 1 2 1 0 0 0 0, ये आ गई कंडीशन। अब देखो यहां पर ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब ये हुआ इसकी रैंक क्या हो गई, एक ही, तुम्हारे सामने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2, सी की तुम्हारे सामने कितनी आ गई 2, नंबर ऑफ वेरिएबल 3, किसका केस बन गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा तो ये के की किस वैल्यू के लिए देगा, 7 के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ फॉर k इक्वल टू 7 सेटिस्फाइड द इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन। सब लिख देता हूं जिससे कि भूलो ना, तो RA बराबर RC लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि k बराबर 7 के लिए ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा, ये हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, दिस राइट दिस रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और है कोई क्या, तो है नहीं शायद, ठीक, इसकी कोई वैसे जरूरत नहीं है, इतना कर लोगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहां पर मैंने जितने भी क्वेश्चन थे सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड, मैंने सारे सब कुछ करा दिया है तुम्हें। मैंने आपको यूनिक सॉल्यूशन भी बता दिया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बता दिया, आपको इसके अलावा नो सॉल्यूशन का भी केस करा दिया, इसके अलावा ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, एवरी एस्पेक्ट को हमने यहां पर पूरा ओपन करके देख लिया कि कब नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनेगी, कब यूनिक की बनेगी, कब इनफाइनाइट की बनेगी, कब ट्रिवियल की बनेगी, कब नॉन ट्रिवियल की बनेगी, सब कुछ बता दिया मैंने। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कुछ नहीं बचा हुआ है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिपेंड करते हैं किस पर, हमारी रैंक पर। तो हमने बता दिया कि अगर रैंक सी के बराबर है और नंबर ऑफ वेरिएबल भी बराबर है, एक्स बराबर बी में, तो हम क्या कहेंगे, वो यूनिक सॉल्यूशन देंगी। अगर लेस हो गया तो इनफाइनाइट देंगी, इज नॉट इक्वल हो गया तो नो देंगी। और अगर मैं एक्स बराबर 0 की बात करूं तो 0 कोई इफेक्ट डालेगा ही नहीं, ना ए पे डालेगा ना एक्स पे डालेगा, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनेगी नहीं। तो कौन सी कंडीशन बनेगी, यूनिक बनेगी और इनफाइनाइट बनेगी। तो यूनिक कब बनेगी, जब रैंक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होगी, और इनफाइनाइट कब बनेगी, जब रैंक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगी। हमने ये भी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, यहां पर भी हमने जोर दिया कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है किसी बात के लिए, अगर मान लो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और मैं स्क्वायर मैट्रिक्स को स्टडी कर रहा हूं, जबकि रैंक तो m क्रॉस n की निकलेगी, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। लेकिन अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो वहां पर मैट्रिक्स का संबंध रैंक से जुड़ा हुआ है। यह भी दिखाया मैंने आपको कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो इसका मतलब उसमें क्या है, रैंक उसकी घट जाती है। रैंक 3 से कितनी पहुंच गई, या तो 2 हो सकती है या 1 हो सकती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट प्लेन क्या होने लगे, कम होने लगे। अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक 3 आ रही है, इसका मतलब है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट प्लेन कितने रह गए, 3 हो गए। तो ये सारी चीजों का हमने अध्ययन यहां पर कर लिया है। अब हम इससे रिलेटेड थोड़ी एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास देख लेंगे, जिसमें 4-5 क्वेश्चंस और ले लेंगे, उनको अच्छे ढंग से समझ के इस लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।